हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो केमिस्ट्री पोर्शन है आपका उसके बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं इस पेपर के अंदर क्या क्वेश्चंस थे, उनके सही आंसर क्या होने चाहिए और किन रीजन से वो आंसर जो है वो करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइपोब्रोमस अम्ल का रासायनिक सूत्र है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड? देखिए क्या कहा है, हाइपोब्रोमस एसिड की बात की गई है। तो जब हम हाइपोब्रोमस एसिड की बात करते हैं, किसकी? हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस अम्ल। तो हाइपोब्रोमस एसिड क्या होता है? हाइपोब्रोमस एसिड होता है हमारे पास HBrO, या फिर इसको HOBr से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनमें ये कौन सा है हमें देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो जब हम यहां देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है? ये आता है हमारे पास क्या? ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारे पास। क्या? ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। HBrO इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां जब बात करते हैं तो ये ऑर्थोब्रोमिक एसिड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और ये हमारे पास डायरेक्टली क्या हो गया? हाइपोब्रोमिक एसिड हो गया है। तो हमारे पास हाइपोब्रोमस एसिड कौन सा हो गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? क्वेश्चन क्या है? बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फीयर इज हीलियम और हाइड्रोजन, सेकंड इज नियॉन एंड ऑक्सीजन, नेक्स्ट वन नियॉन एंड हाइड्रोजन, नेक्स्ट वन हीलियम एंड नियॉन। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? बहिर्मंडल की बात की है। क्या? बहिर्मंडल की बात की है। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। देखिए बहिर्मंडल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? वायुमंडल का जो सबसे नीचा भाग है क्षोभ मंडल होता है। जी हाँ, कौन सा? क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के बाद हमारे पास समताप मंडल होता है। समताप मंडल के बाद हमारे पास मध्य मंडल होता है। फिर हमारे पास आयन मंडल होता है। जी हाँ, क्या? आयन मंडल होता है। जी हाँ, और फिर हमारे पास अंतिम जो भाग होता है वो होता है बहिर्मंडल। जी हाँ, और बहिर्मंडल में गैसों का कंपोजिशन मोस्ट ऑफ तो कहाँ होता है? सभी में होता है, ये तो सब जानते हैं, मगर मोस्ट ऑफ कहाँ? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है ना। मगर बहिर्मंडल की जब बात करते हैं तो बहिर्मंडल में दो गैसें पाई जाती है। मतलब जो बहुत हल्की गैसें होती है वो बहिर्मंडल में पाई जाती है। जी हाँ, एक आपके पास होती है हाइड्रोजन और दूसरी होती है हीलियम। क्या? एक होती है हाइड्रोजन और दूसरी कौन सी होती है मेरे सखा? दूसरी होती है हीलियम। ये दो गैसें हैं। अब हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ है ये देख लेते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज, कांच के निर्माण में निम्न में से किसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? किसका निर्माण कर रहे हैं? कांच का। Which one of the following is not used as a raw material in the manufacturing of glass? In the manufacture of glass. Remember, जब आपको कांच का निर्माण करना है ना, जी हाँ, कांच मतलब ग्लास जो है उसका कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल क्या होगा? रॉ मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल क्या होगा? कांच या ग्लास का जो रॉ मटेरियल है वो क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात हम बात करते हैं तो इसका रॉ मटेरियल जो होता है सोडा। इसका रॉ मटेरियल होता है एल्यूमिना। क्या होता है? एल्यूमिना। ठीक है ना। एल्यूमिना होता है भाई Al2O3। ठीक है ना। इसमें फिर सुहागा काम आता है। क्या? सुहागा। बोरेक्स मणके होते हैं। क्या होते हैं? बोरोन के मणके होते हैं। किसके? बोरोन के मनके। मनके।
ये काम आते हैं हमारे पास, किसके? बोरोन के मनके जो होते हैं वो काम आते हैं। इसका मतलब ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है। इसका मतलब क्या? जिप्सम जो होता है ये हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होता। CaSO4.2H2O ये कांच का रॉ मटेरियल नहीं होता, ग्लास का रॉ मटेरियल नहीं होता है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? डी ऑप्शन जो है वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, यहां एक चीज और, सोडा जो है ना, यहां पर ये याद रखना कि यहां जो ये सोडा है ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि ये आपके पास कास्टिक सोडा होता है। कौन सा? कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा। और ये कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH होता है, ये याद रखिएगा। यहां सिर्फ सोडा लिख कर दिया है तो हम समझ जाएंगे सोडे का डायरेक्ट मीन क्या है? कास्टिक सोडा होगा। क्या होगा? कास्टिक सोडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ताम्र के विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्न में से किसका विलयन है? क्या क्वेश्चन है? इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अम्लीकृत कॉपर क्लोराइड, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। रिमेंबर, हमें क्या करना है? हमें यहां से डी एसोसिएशन करना होता है। किसका? भाई क्या? इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग करनी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, और वो हमारे पास क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। इसी के ऊपर तो करंट पास करते हैं, इसी के ऊपर क्या करते हैं? करंट पास करते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा आप लोगों के पास, जब इसमें करंट पास करते हैं तो किस मीडियम में करते हैं? यहां पर H2SO4 या HCl लिखा होता है, मतलब H+ मीडियम। H+ मीडियम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सब्सटेंस है वो कैसा है? एसिडिक है, मतलब अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक है ना? अब यहां पर होगी रिएक्शन। अरे सखा, जब यहां पर रिएक्शन होगी तो CuSO4 जो है वो क्या बनाता है? CuSO4 जो है ब्रेक डाउन होता है और ये बनाता है क्या? ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड प्लस में ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है। जी हाँ, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपके पास? आंसर हो गया अम्लीकृत कॉपर सल्फेट, एसिडिफाई कॉपर सल्फेट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिएक्शन बैलेंस करना आपके हाथ में, चाहो तो करो। हमें तो क्या मेन चाहिए था? हमें ये चाहिए था कि सब्सटेंस क्या होगा, रिफाइनिंग के लिए क्या सब्सटेंस होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। क्या हो गया है? करेक्ट आंसर बी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोल्डर निम्न में से किनका मिश्र धातु है? क्या कहा? सोल्डर। सोल्डर क्या है? अलॉय है। ठीक है ना? जी हाँ, सोल्डर इज एन अलॉय। अलॉय क्या होते हैं भाई? मिश्र धातु या अलॉय। क्या? मिश्र धातु या अलॉय क्या होते हैं? मिश्र धातु या अलॉय क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब हम मिश्र धातु या अलॉयज की बात करते हैं ना, तो उनमें हमारे पास एक जो मेन चीज होती है, जो समझने की बात होती है, क्या होता है कि मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स इन डिफरेंट अमाउंट, क्या? बाय मिक्सिंग ऑफ मेटल्स in different amounts we get alloys. What does we get? We get alloys. Remember why we get alloys? हमें alloy क्यों चाहिए होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मेटल है उसे ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा, मेटल को रस्टिंग से, कोरोजन से, इनसे मतलब कि जंग लगने से, संक्षरित होने से, इन सब से बचाने के लिए क्या चाहिए हमें? जो अलॉयज हैं वो बनाने होते हैं। फिर दूसरी चीज, मेटल को ज़्यादा ये कह सकते हैं टेंसाइल बनाने के लिए हम अलॉयज का यूज करते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स के लिए हमें अलॉयज जो है वो चाहिए होते हैं। अब यहां पूछा है सोल्डर, क्या पूछा है? सोल्डर। तो सोल्डर जो है ना भाई, वो किससे बनता है? वो बनता है लेड और टिन से। किससे? लेड और टिन से बनता है। Pb इज लेड एंड Sn इज टिन। ओके,
सोल्डर क्या काम आता है? सोल्डर काम आता है विद्युत उपकरणों में टाँके लगाने में। क्या? जी हाँ, सोल्डरिंग सुना होगा आप लोगों ने, विद्युत उपकरणों में टाँके लगाने में, विद्युत उपकरणों में क्या करने में? टाँके लगाने में, टाँके लगाने में क्या काम आता है? सोल्डर जो है वो काम आता है, सोल्डर जो है वो प्रयुक्त होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन डाई हाइड्रोजन मतलब H2। अब देखो क्या डाई हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया भाई? डाई हाइड्रोजन का मतलब होता है H2। बिल्कुल सही बात है, मतलब हाइड्रोजन गैस के संबंध में, किसके? हाइड्रोजन गैस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये कहा गया है। क्या? निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना? तो देखो, which one of the following statements about dihydrogen means H2 is not correct, is not correct, ये कहा है, ठीक है? तो देखो क्या क्या स्टेटमेंट है। H2 वायु से हल्की होती है और जल में अविलय होती है। जनरली जब हम वायु की बात करते हैं ना, जी हाँ, पहला जो स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू है भाई। हमें तो कैसा चाहिए? जो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना भाई। जनरली जब हम वायु की बात करते हैं, मतलब एयर की बात करते हैं, तो एयर की जैसे ही हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या सोचते हैं? ऑक्सीजन। जी हाँ, और ये सही बात है। क्या? हाइड्रोजन जो है किससे? जी हाँ, हाइड्रोजन किससे हल्की होती है? ऑक्सीजन से हल्की होती है। क्या कहा? जी हाँ, ट्रू है स्टेटमेंट। और ट्रू स्टेटमेंट क्या है? H2 जो है वो O2 से क्या है? हल्की है। H2 O2 से हल्की है, सही स्टेटमेंट है। H2 is lighter than air and insoluble in water. Yes, it is insoluble in water. हाँ, रूम टेम्परेचर पर ये जो हमारे पास H बॉन्ड H होता है या फिर H2 जो होती है, ये रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है? रूम टेम्परेचर पर नॉन रिएक्टिव होती है। कैसी होती है ये? रूम टेम्परेचर पर नॉन रिएक्टिव होती है और रूम टेम्परेचर पर वाटर में इनसॉल्युबल होती है। वाटर में कैसी होती है? इनसॉल्युबल होती है। जी हाँ, जल में कैसी होती है? अविलय होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन में H बॉन्ड H जो होता है, आबंध वियोजन एंथैल्पी के कारण सामान्य ताप पर H2 अक्रिय होती है। यस, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू ऑल्सो एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि रूम टेम्परेचर पर H बॉन्ड H मतलब H2 जो होती है वो कैसी होती है? नॉन रिएक्टिव होती है। जी हाँ, रीजन क्या है? देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है इनका साइज बहुत छोटा है ना? साइज बहुत छोटा है। छोटा साइज होने की वजह से ये दोनों क्या है? बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास होते हैं। पास होने की वजह से बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्या? इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। और ये बात आप लोग जानते हैं कि स्ट्रांग बॉन्ड जो होता है उसे डीएसोसिएट करने के लिए, स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना होता है? जी हां, ज्यादा एनर्जी देनी होती है। इट मींस हाई, जी हां, क्या होगा? हाई बॉन्ड डीएसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डीएसोसिएशन डिसोसिएशन एनर्जी। अब उसको एनर्जी कहो या एंथैल्पी कहो, एक ही बात है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है? ट्रू है। और हमें कौन सा चाहिए? जो ट्रू नहीं हो, जो कथन सही नहीं हो, वो चाहिए। नेक्स्ट वन इज ओके, दैट H2 is inert at room temperature. Okay, that statement is true. We had already discussed about it. Next one, H2 उच्च तापमान पर क्षारीय धातुओं के साथ क्रिया करती है जिससे धातु हाइड्राइड बनते हैं एट हायर टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा? क्षारीय धातु H2 रिएक्ट विद, क्षारीय धातु को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स एट हाई टेम्परेचर टू यील्ड मेटल हाइड्राइड्स। रिमेंबर वन थिंग, व्हाट दैट थिंग? क्षारीय धातु क्या है आपके पास? क्या कहा? क्षारीय धातु, दैट मीन्स एल्कली मेटल्स क्या होंगे? क्या? एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब देखो,
एल्कली मेटल्स के लिए जब हम लोग बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, एल्कली मेटल्स के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये सुनिएगा। क्या, किसकी बात कर रहे हो, एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हो। तो इसमें आपके पास क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इट मींस ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट। जी हां, ली ना की रब से फरियाद, ली ना की रब से क्या, फरियाद। और जब भी इनके साथ, जी हां, लिथियम के साथ सोडियम के साथ, रिमेंबर सोडियम प्लस हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, 2NaH बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। जी हां, यहां 2 लगा देंगे, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, इधर 2 लगा देंगे, 2NaH होगा, क्या होगा, 2NaH होगा। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। व्हेनेवर ऑल दीज स्टेटमेंट आर ट्रू, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इन दैट NO2 एंड H2 का जो मिश्रण होता है वो सिन गैस के रूप में होता है, ऐसा कहा गया है। ए मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 इज नॉन एज सिन गैस। यस, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, हमें यही चाहिए था। क्यों, बिकॉज सिन गैस की जब बात करते हैं ना, किसकी, सिन गैस की, सखा सिन गैस जो होता है ये मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। जी हाँ, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इज नॉन एज सिन गैस, दैट इज नॉन एज सिन गैस। सो डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकता कितनी है, एक समान है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैज द सेम वैलेंसी। क्वेश्चन ये पूछा है, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू थिंक अबाउट, क्या, एक समान संयोजकता, क्या कहा है, एक समान संयोजकता, एक समान संयोजकता। एक समान संयोजकता का मतलब क्या है भाई, एक समान संयोजकता का मतलब है सेम वैलेंसी। एक समान संयोजकता का मतलब क्या है, सेम वैलेंसी है, फर्स्ट थिंग। एंड अदर थिंग इज, ओके, एक समान संयोजकता का मतलब क्या हो गया है, सेम वैलेंसी, ठीक। और सेम वैलेंसी क्या होती है, जी हां, सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। और क्या, अथवा करके क्या लिख सकते हो, एक ही वर्ग में, एक ही वर्ग में तत्वों की संयोजकता, एक ही वर्ग में तत्वों की जो संयोजकता है वो कैसी होती है, समान होती है, है ना। जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ग्रुप फर्स्ट ये क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इन सब की जो वैलेंसी है ना, इन सब की वैलेंसी कितनी है, +1 है, ठीक है ना। ऐसे ही बात करते हैं किसकी, ग्रुप नंबर सेकंड की बात करते हैं, ग्रुप सेकंड की बात करते हैं। तो ग्रुप नंबर सेकंड में क्या आता है, ये आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इन सब की जो वैलेंसी है ना वो कितनी, +2 होती है। सेम ग्रुप में मेरे सखा क्या होगा, सेम वैलेंसी होगी। सेम ग्रुप में क्या होगा, सेम वैलेंसी होगी। अब देखो, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो, जी हाँ, ग्रुप नंबर सेकंड से बिलोंग करते हैं। क्या, ये किस ग्रुप से है, ये फर्स्ट ग्रुप से है। किससे है ये फर्स्ट ग्रुप से है, G1 से है। ओके, इट मींस इनमें सेम वैलेंसी नहीं हो सकती। दूसरा, सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 से है, जबकि आपके पास
जो मैग्नीशियम है वो ग्रुप नंबर 2 से है और एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप नंबर 13 से है। तो डिफरेंट ग्रुप में सेम वैलेंसी नहीं हो सकती। मैग्नीशियम और कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 से है और पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 से है, मतलब सेम वैलेंसी नहीं हो सकती। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम जो है वो तीनों के तीनों जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं? ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं मेरे सखा? दीज ऑल आर बिलोंग्स टू ग्रुप 2, फर्स्ट थिंग। और इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? +2। यस, मैग्नीशियम है +2, कैल्शियम है +2, बेरियम ऑल्सो हैव +2 वैलेंसी। सो आंसर इज ऑप्शन डी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट वन। निम्न में से कौन सा न्यूनतम संभाव्य तापमान है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर? सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है जिसकी पॉसिबिलिटीज है? 0 डिग्री सेल्सियस, -73 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस और नेक्स्ट वन इज -273 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर, लोएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? ये होता है 0 केल्विन। कितना होता है? 0 केल्विन होता है। कोई इसे ओके मत पढ़ना, ये क्या है? 0 केल्विन होता है। एंड रिमेंबर, केल्विन डू नॉट हैव डिग्री, केल्विन के पास डिग्री नहीं होती है। ठीक है, आगे सुनो। नेक्स्ट थिंग क्या है आप लोगों के पास? नेक्स्ट थिंग ये है कि 0 केल्विन इज इक्वल 0 केल्विन इज इक्वल 0 - 273 डिग्री सेल्सियस, दैट ऑल आर इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी is correct answer. 273 degree Celsius is correct answer of this question. Which one? Option D. Okay. Now the next one is एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में संख्यातः किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा? न्यूमेरिकली 2 thermometers, one is Fahrenheit scale and another is Celsius scale, shall read the same at 40 degree, 0 degree, 273 degree and 100 degree. All these are 40 is minus, 273 is minus and 100 is minus. We all are know that degree Fahrenheit is equal 9/5 degree Celsius plus 32. So put these value here. Okay, put these value here. Degree Fahrenheit is equal 9/5 degree Celsius, that is -40 degree Celsius plus 32. Whenever we are going to cut these all are 1 time 8 time, ये हो जाएगा -72 plus 32, so that is equal -40 degree Fahrenheit. Here -40 degree Celsius is same as -40 degree Fahrenheit. Okay, -40 degree Celsius is same as -40 degree Fahrenheit. So answer is option B, which is option B is correct answer. Now if we are going to put these all are, if these all are Celsius, so we have to convert it into degree Celsius, sorry Fahrenheit. Then put the value. Degree Fahrenheit is equal 9/5 0 plus 32. So these will be, all these will be 0. So degree Fahrenheit is equal 32 degrees Celsius. Okay, sorry, that is 32. 0 degree Celsius is equal 32 degree Fahrenheit. Okay, that is 32 degree Fahrenheit. Now 273 degree Celsius. Okay, if you are going to convert it, 9/5 degree Fahrenheit is equal 9/5 273 प्लस -273 प्लस 32, कैंसिल आउट कर दो, सॉल्व कर लेना। सिमिलरली इसके लिए करोगे, इसके लिए आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, -40। -40 डिग्री इज द स्केल ऑन विच डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट बोथ आर एट सेम टेम्परेचर। जी हाँ, दोनों सेम टेम्परेचर होता है, सेम स्केल होता है। क्या, -40 पर, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो क्या है, सेम स्केल होता है। नेक्स्ट वन इज, हरे और लाल रंग को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। देखो, क्या हरे और लाल रंग को मिलाया है, क्या किया है, एक तो ग्रीन कलर लिया है, हरा रंग प्लस लाल रंग, क्या कहा, हरा रंग प्लस लाल रंग। अब देखो, हरे रंग और लाल रंग को आपस में मिलाया तो हमारे पास जो ऑब्टेनिंग कलर है, क्या कहा, जो ऑब्टेन्ड कलर होता है वो कौन सा होता है, क्वेश्चन ये है। क्या, ऑब्टेन्ड कलर जो है वो क्या होगा, ये देखेंगे हम लोग। हमारे पास ऑब्टेन्ड जो कलर है वो कौन सा होता है, सोचो एक बार। आप क्या करो, मिक्स करके देखो, किसको, जी हाँ, ग्रीन और रेड को। जब आप ग्रीन और रेड को जब मिक्स करोगे ना, तो आपके पास जो ऑब्टेन कलर आएगा वो कैसा आएगा, वो कलर आएगा येलो। कैसा कलर आएगा भाई, वो आएगा येलो कलर। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया पीला रंग, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन 4 डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, जी हाँ, डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। तो देखो, यहां पर यदि हम बात करते हैं प्राइमरी कलर ऑफ लाइट की, क्या, प्राइमरी कलर ऑफ लाइट, if they are asking primary color of light or they will asking primary colors, then both are same. Yes, then both are same for answer. Option is पीला लाल हरा, नेक्स्ट वन इज नीला लाल और हरा, ओके, बैंगनी लाल और पीला, जामुनी बैंगनी और हरा। तो हमें पता है कि क्या होते हैं हमारे पास, जी हाँ, प्राइमरी कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, प्राइमरी कलर होता है GRB। जी हाँ, क्या होता है, GRB होता है। GRB किसको रिप्रेजेंट करता है, GRB रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रीन को, किसको, ग्रीन को। R रिप्रेजेंट करता है किसको, रेड को, और B रिप्रेजेंट करता है किसको, ब्लू को, किसको, ब्लू को। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ब्लू रेड ग्रीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच वन, बी इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, साबुन की शोधन क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज नॉट ट्रू। तेल और मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। ओके, देखिए क्या होता है, मैल जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना, और हमारे पास जो तेल होता है वो इसके चारों तरफ ऐसे आके सेंट्रसाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है ये, ट्रू स्टेटमेंट है। जी हाँ, ओके, the oil and dirt gets collected in the center of the micelle. This statement is true, so this is not our answer. Next one, साबुन मिसेल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ओके, सोप आर अमोनियम साल्ट ऑफ, ओके, इट इज ऑफ। नेक्स्ट वन, साबुन जो है वो मिसेल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। बिल्कुल, साबुन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, साबुन जो होते हैं आयोनाइज्ड होते हैं। सोप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं, है ना, आयन होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। क्या, सोप्स जो है वो क्या है, आयोनाइज्ड होते हैं। और जब सोप हमारे पास आयोनाइज्ड होते हैं तो वो क्या करेंगे, जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है साबुन दीर्घ श्रृंखला
कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम लवण होते हैं। ओके, और लास्ट है साबुन कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अविलय अवक्षेप बनाता है। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, बट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। वाई? क्योंकि साबुन जो है, जी हाँ, क्या साबुन जो है, साबुन दीर्घ श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्लों के कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। कैसे साल्ट होते हैं? या तो सोडियम साल्ट होंगे या पोटेशियम साल्ट होंगे। सोडियम या पोटेशियम क्या होते हैं? लवण होते हैं। कैसे साल्ट होते हैं? सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज आवर आंसर बिकॉज this statement is not true. That is a false statement. That is a false statement. So answer is option number C. Now the next one is निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हुए वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? अच्छा, अब देखो, निकेल उत्प्रेरक का यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकेल कैटलिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन एंड लास्ट वन इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ओके, नाउ if we are going to discuss about then R bond CH double bond CH bond COOH, what is that? That is vegetable oil. That is vegetable oil. Okay, vegetable oil, वनस्पति घी है ये। वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो क्या होता है? R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। इट मींस क्या हो गया हमारे पास? ये ऐड हो गया है। क्या? H2 जो है वो ऐड हो गया है। ऐड होता है तो आपके पास कौन सी रिएक्शन हो गई है? ये हो गई संयोजन। जी हाँ, संयोजन हमारे पास क्या कहलाएगी? संकलन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संकलन कहलाएगी, क्योंकि संयोजन ही तो क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होती है। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होती है। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन क्या? निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपर रूप नहीं है? ओके, अपर रूप क्या होते हैं आपके पास? अपर रूप ऐसे सब्सटेंस होते हैं। अपर रूप को पहली बात ये ध्यान रखना, एलोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप को एलोट्रॉप कहते हैं। एलोट्रॉप मींस अपर रूप। अपर रूप वो हमारे पास क्या, जब कोई एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल होता है और जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, वो क्या कहलाता है? एलोट्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? एलोट्रॉप कहलाता है। ठीक है ना? ध्यान से सुनना क्या कहा। When an element is found in two or more forms which have different physical property but same chemical properties are allotrope। जी हाँ, जिनमें भौतिक गुणधर्म जो होते हैं, जब कोई एक तत्व दो या दो से ज्यादा रूपों में पाया जाए जिनमें भौतिक गुणधर्म जो है वो समान और रासायनिक गुणधर्म जो है वो भौतिक गुणधर्म जो है भिन्न भिन्न और रासायनिक गुणधर्म जो है वो समान होते हैं, तो उन्हें एलोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें एलोट्रॉप कहते हैं। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, कार्बन जो है आपके पास क्या होता है? कार्बन के हमारे पास एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं? बिल्कुल मत सोचना कि सर 3 एलोट्रॉप होते हैं, नहीं,
कार्बन के दो एलोट्रॉप होते हैं, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज नॉन क्रिस्टलाइन। एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय होता है। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एंड दूसरा क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप क्या है आप लोगों के पास, क्या क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप क्या होता है, इनमें जो आपके पास ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जो सिमेट्री होती है, ये लिख देते हैं हम क्या, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है, डिफाइनाइट होती है। ठीक, जैसे आपके पास डायमंड है, हाँ, जैसे आपके पास ग्रेफाइट है, जैसे आपके पास फुलरीन है, जैसे आपके पास ग्रेफीन है, और इसमें क्या होता है, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी, डिफाइनाइट नॉट नहीं होती, नॉट डिफाइनाइट या इनडिफाइनाइट कह सकते हो। ठीक है ना, नॉट डिफाइनाइट। ठीक, एग्जाम्पल लाइक कोल, चारकोल, ठीक है ना, इसके अलावा हमारे पास और वुड, ये सब कुछ हो जाएंगे। ठीक, अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपर रूप नहीं है, विच वन ऑफ द इज नॉट एलोट्रॉप ऑफ एन कार्बन। तो डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ग्रेफीन इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यस, फ्लाई एश इज नॉट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, सो आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज नॉट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, कार्बन का अपर रूप नहीं। ये क्या है, ये व्हाइट सीमेंट है, क्या है ये, इसे व्हाइट सीमेंट कहते हैं। सीमेंट से थोड़ी चीप होती है और काम भी ली जाती है, जी हाँ, क्या सीलिंग वगैरह में इसको काम लेते हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वो इससे बिल्कुल अलग होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस का विमोचन नहीं होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट थिंग, तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल के साथ जस्ता धातु की अभिक्रिया। तो रिएक्शन करा के देख लो ना, क्या है, तनुकृत सल्फ्यूरिक एसिड के घोल के साथ जस्ता धातु की अभिक्रिया कराते हैं। तो पहली रिएक्शन क्या कहती है आपके पास, पहली रिएक्शन कहती है जिंक प्लस H2SO4, क्या, जिंक प्लस H2SO4 रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है ना, इट मींस यहां से तो हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिश्रित करने पर मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट ऑप्शन है ए। बी ऑप्शन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इसमें क्या करते हैं, जल को ऐड करते हैं 1.5 H2O, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, CaSO4 डॉट 2 H2O, ये ऑब्टेन होता है। इट मींस क्या ऑब्टेन हुआ, जिप्सम ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है, जिप्सम ऑब्टेन होता है। सो हमारे पास आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर है बी, जी हाँ, कि यहां से क्या ऑब्टेन होगा, जिप्सम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। क्या ऑब्टेन होता है, जिप्सम ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो आपके पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जस्ता धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ गर्म करने पर। अब आप कहोगे सर आंसर तो मिल गया, बट आगे क्या होता है ये भी तो देखना चाहिए। किसको, जस्ता धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल के साथ गर्म करना है। क्या है, जस्ता धातु है। जस्ता जिंक होता है भाई, यशद कहो जस्ता कहो एक ही बात है। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करना है। तो भाई एक चीज आपको याद है क्या, ये चीज आपको याद है क्या, कि जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, और यहां से बनेगा Na2ZNO, Na2ZNO, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन, पोटेशियम धातु की जल के साथ क्रिया। पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच रिएक्ट विद वाटर, सो इफ पोटेशियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम प्लस water H2O, then what we get? We will get potassium hydroxide and hydrogen gas will be evolved. Here we placed 2, so for balancing of it we also placed 2 here. So hydrogen is evolved, hydrogen is evolved, hydrogen is evolved by the mixing or adding of water in plaster of Paris. जल में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसमें जल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। सो हमारे पास आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो देखो सीधी बात करते हैं, क्या टमाटर में जो एसिड होता है वो होता है हमारे पास, देखिए लाल टमाटर की बात करते हैं, फाइनली इसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब एसिटिक एसिड जो होता है ये होता है सिरके में, किसमें? सिरके में। टार्ट्रिक एसिड जो होता है ये किसमें होता है? इमली में होता है, किसमें? इमली में होता है। और लैक्टिक एसिड होता है दूध में और दही में, डेयरी प्रोडक्ट कह सकते हैं, दूध में दही में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्न में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग conclusions could not be derived from the Rutherford's alpha particle scattering experiment? Okay, now the first is परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त है, most of the space in the atom is empty. Yes, that is correct, that is true statement. Why that is true? भाई उसके अंदर मैक्सिमम जो प्लेस था वो खाली था, तभी तो क्या बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे निकल गए थे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है या मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए थे। सेकंड, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का लगभग कितना है? 10 की घात 5 गुना है। ये भी ठीक बात है, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम की जो रेडियस है वो थी 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। और जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस थी 10⁻⁻15 मीटर। तो इन दोनों का रेशो निकालते हैं तो कितना आता है? 10⁵ आ जाता है। ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथों पर गति करते हैं जिसे कक्षा मतलब ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। ओके, और लास्ट है परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो गलत कौन सा है? ये है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट किसका है? बोर का कथन है। किसके अनुसार? बोर के अनुसार। जी हां, किसके अनुसार? बोर के अनुसार। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने तो सेम एनर्जी लेवल जो है उस पर बात ही नहीं की थी। रदरफोर्ड की तो जब वो बोल्ट्ज मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो रदरफोर्ड के जो ऑर्बिट्स थे, जो कक्षाएं थी वो कुछ ऐसी थी, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फिर ऐसे करके, ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग था, ठीक है ना। किसके? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग था ये। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो ऐसा था। रदरफोर्ड ने तो किसकी बात ही नहीं की थी रे? अरे मेरे सखा, रदरफोर्ड ने स्टेबल ऑर्बिटल्स की, स्टेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की बात ही नहीं की थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना दैट इज CaOH का होल ट्वाइस बनाने के लिए बिना बुझे चूने की जल के साथ क्रिया किसका उदाहरण है? किसकी? बिना बुझे चूने की। कैसा? बिना बुझा चूना जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जल के साथ कैसी अभिक्रिया है? रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, डिकम्पोजिशन अपघटन और एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी। रिएक्शन कराओ, कुछ नहीं करना। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर दो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो जाता है। साथ में क्या होता है? साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, और रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, सो दैट रिएक्शन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
क्या होगी, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वो कैसी रिएक्शन होती है, जी हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जी हाँ, क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सो डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स? इन रियल बायोमास एनर्जी सोर्स क्या होता है? बायोमास एनर्जी सोर्स, देखिए बायोमास एनर्जी सोर्स ये होता है जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, या ऐसे सब्सटेंस जिनसे वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, वेस्ट जो होते हैं, उनसे जब एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन जो, अब देखो जैसे एग्जांपल पर बात करें तो क्या आपने सुना होगा, बायोगैस, हाँ जी हाँ, गोबर गैस कहते हैं जिसको, क्या, गोबर गैस। तो देखो लकड़ी करेक्ट है, नाभिकीय रिएक्टर नहीं, यही आप लोगों के पास आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये बायोमास, इट्स नॉट बायोमास एनर्जी सोर्स, ये बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैसा है, ये केमिकल और न्यूक्लियर, जी हाँ, क्या, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स है। कैसा है, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में साधारण लवण मतलब NaCl का यूज नहीं किया जाता? किसका यूज नहीं किया जाता? NaCl का यूज नहीं किया जाता है। कॉमन साल्ट NaCl आर not used as a raw material of the preparation of which one of the following compounds? ओके, नेक्स्ट है, पहला है विरंजक चूर्ण, दूसरा खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और नेक्स्ट आप लोगों के पास है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। देखो विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड जो है वो चाहिए होता है, मतलब ये ठीक है। खाने का सोडा होता है आपके पास NaHCO3, इसका मतलब इसमें भी चाहिए। धोने का सोडा, धावन सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3.10H2। तो इन तीनों में, मतलब सॉरी इन तीनों में, किन में, इन तीनों में रॉ मटेरियल जो होता है, क्या, रॉ मटेरियल जो होता है वो आपके पास क्या होता है, NaCl होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, NaCl होता है। बट प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O में रॉ मटेरियल क्या नहीं होता, NaCl नहीं होता। सो C इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच वन? C इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा द्रवण कंडेंसेशन का रूप नहीं है? ओके, कंडेंसेशन का रूप नहीं है। कंडेंसेशन मतलब द्रवण में क्या होता है आप लोगों के पास, द्रवण या कंडेंसेशन में ये होता है कि हमारे पास जो वेपर होती है, जी हाँ, जो वाष्प होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। या ये कह सकते हैं जो गैसीय अवस्था होती है, गैस जो है वो वाष्प द्रव में परिवर्तित, जैसे वाष्प का जल में बदलना, किस में बदलना, जल में बदलना। ओके, ओस, जी हाँ, वाष्प का जल में बदलना, ये क्या है, द्रवण है। सिमिलरली कुहरा, ये भी द्रवण है। तुषार अर्थात फ्रोस्ट, ये भी द्रवण है। सहिम वृष्टि मतलब स्लीट कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हो ओलावृष्टि। ओलावृष्टि वो भी किसके साथ, बूंदाबांदी के साथ। तो ये कंडेंसेशन नहीं होता है आप लोगों के पास, क्या, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास, सहिम का मतलब होता है बर्फ के साथ, मतलब ओले गिरते हैं। ओला गिरने में जो फॉर्म है वो लिक्विड नहीं रही, कैसी हो गई, सॉलिड हो गई भाई। कैसी हो गई रे, सॉलिड हो गई मेरे सखा। और जैसे ही फॉर्म सॉलिड हुई वैसे ही कंडेंसेशन बंद हो गया है, कंडेंसेशन नहीं हुआ है। गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन होता है, क्या, सब्लिमेशन होता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, एंड हियर वी हैव कंप्लीट द पेपर। सो आई विल कैच यू सून, टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।